धर्मवीर भारती का उपन्यास गुनाहों का देवता 1929 में एक प्रेम कथा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसकी भूमिका में भारती ने लिखा है, मेरे लिए इस उपन्यास का लिखना वैसा ही रहा है जैसे पीड़ा के क्षणों में पूरी आस्था के साथ प्रार्थना करना। इस उपन्यास में भी पीड़ा और प्रार्थना जैसा ही कुछ है। अगर आप पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पल बढ़ रहे हैं तो आसानी से ये उपन्यास दिल के काफी करीब प्रतीत होगा और इसके पात्र तथा घटनाएं अपने प्रेम, त्याग और समर्पण के लिए दिल में उतर जाएंगे। लेकिन जरा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो प्रेम का ये ढांचा भरभरा के गिर जाएगा और पता चलेगा कि गुनाहों का देवता प्रेम कथा नहीं बल्कि अपराध कथा है। कुछ वैसी लाइन पर जिस पर व्लादिमीर नॉबकोव का उपन्यास लोलिता चला है। लोलिता और गुनाहों का देवता के नायकों में फर्क बस इतना ही है कि लोलिता का नायक अपनी वासना के लिए खुल के बोलता है और अपराध करने से नहीं चूकता। वहीं गुनाहों का देवता का नायक अपनी वासना को तमाम प्रपंचों में रचते हुए बेदाग निकल जाता है और उपन्यास की सारी औरतों के हृदय में देवता का स्थान पाता है। गुनाहों का देवता का नायक चंद्र उपन्यास की किसी भी लड़की को सेक्सुअल टेंशन दिए बगैर नहीं रहता। जब चंद्र कॉलेज में होता है तो सुधा स्कूल में होती है। सुधा के पिता श्री डॉ शुक्ला के सान्निध्य में चंद्र रहता है और धीरे धीरे इतनी प्रगाढ़ता हो जाती है कि उनके घर में ही रहने लगता है। इनोसेंट डॉ शुक्ला कभी ये समझ ही नहीं पाते कि एक जवान लड़का और एक जवान होती लड़की में आसानी से सेक्सुअल टेंशन हो सकती है। वो दोनों को भाई बहन ही समझते रहते हैं। वो दोनों भी खुद को भाई बहन समझते रहते हैं। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के लोगों से बात करें तो ऐसे संबंध तमाम मिल जाएंगे, जहां कम उम्र में लड़के लड़की का संबंध भाई बहन का ही बना दिया जाता है, जो बाद में जाकर प्रेम प्रसंग के रूप में पुष्पित पल्लवित होता है। चंद्र के जीवन में पम्मी और बिनती भी आती हैं। उन दोनों के साथ भी चंद्र का यही रिश्ता रहता है। पम्मी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर लेने के बाद अपनी हरकतों और बातों से चंद्र उसे भी अपराध बोध महसूस करा देता है। खुले स्वभाव की वो लड़की चंद्र को देवता कहते हुए शहर ही छोड़ देती है। वहीं मेरे बीच में बोलने वाले तुम कौन होते हो जैसा एटीट्यूड रखने वाली लड़की बिनती भी चंद्र की बातों में उलझ जाती है। चंद्र इतना देवता है कि पम्मी से सेक्स करके आने के बाद वो उसे किसी देवता दानव वाले मधुर प्रसंग की तरह बिनती को बताता भी है। एक कम उम्र की लड़की के लिए ऐसी बातें किस कदर का प्रभाव डाल सकती हैं, ये चंद्र को शायद पता है। बात खत्म होते होते चंद्र बिनती के माथे पर किस कर देता है। फिर बिनती से पूछता भी है कि तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा, जबकि उस दिन हार्दिक पंड्या वाले अंदाज में बिनती को बता रहा होता है कि आज मैं करके आया। चंद्र का चरित्र ऐसा लिखा गया है कि जब सुधा की दोस्त गेसु अपनी शादी टूटने के बाद चंद्र से मिलती है तो यही लगता है कि अब इसे भी चंद्र बाहुपाश, अदम्य प्रेम, खोया हुआ हूं, तू बहुत अच्छी है, चल खाना खा ले बच्ची, लड़की मारूंगा, तू जियो मत इत्यादि जैसे जुमले फेंकेगा। खुदा का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ। अगर लेखक गेसु को भी थोड़ा और स्पेस देता तो यह संभव था। चंद्र की सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन पर बात करें तो हम गेसु के जरिए सोच सकते हैं। कल्पना करिए कि गेसु को और ज्यादा रोल मिलता तो उसकी परिणति कहां होती। चाहे लाख गेसु ने चंद्र और खुद के रिश्ते को भाई बहन का रिश्ता माना था। चंद्र के पास बातें बहुत हैं और चंद्र आसानी से समझा लेता कि तुम तो मुसलमान हो और मैं हर धर्म का मानने वाला, तो मैं भी मुसलमान हुआ। हमारे धर्म में ऐसे रिश्तों पर पाबंदी नहीं है। लाख गेसु कहती कि सबके घरों में ये नहीं होता है, ये रूढ़िवादी परंपरा है, लेकिन चंद्र सुनता नहीं। अपने जलते हुए अधरों को गेसु के माथे पर अंकित कर देता। बाद में गेसु को भी गिल्टी महसूस करा देता। इस उपन्यास की सारी औरतें मर्दों के पीछे भाग रही हैं। पम्मी का कैरेक्टर है जबरदस्त, जो खुद के रास्ते खोज रही है, पर उसे भी पितृसत्ता का शिकार बना दिया गया है। इसी तरह बिनती जैसा मजबूत कैरेक्टर भी भावुकता में फंस जाता है। सुधा का कैरेक्टर सबसे ज्यादा निराशाजनक है। उससे सिर्फ सहानुभूति होती है। उसके संवाद नाकाबिले बर्दाश्त हैं। डॉ शुक्ला इस ब्रह्मांड के सबसे निरीह प्राणी हैं, लेकिन बिनती के एक विवाह रिश्ते को लेकर मजबूत फैसला लेते हैं। अगर उपन्यास के टाइटल पर जाएं तो ये पम्मी के कैरेक्टर पर ज्यादा फपता है, पर उपन्यास में उसे गिरी हुई औरत के रूप में पेश किया गया है। पूरी किताब में सबसे वास्तविक सीन सुधा के विवाह का बन पड़ा है, जब उसे समझाया जा रहा होता है। जब सुधा मरती है तो यही लगता है कि सिर्फ चंद्र से सेक्स ना कर पाने का अपराध बोध उसे खा गया, क्योंकि दोनों के रिश्ते में प्रेम तो कहीं है ही नहीं।
इनके ज्यादातर संवाद सेक्सुअल टेंशन से भरे हुए हैं।